गाइस अपने सी प्रोग्रामिंग के इस कोर्स में हम लोगों ने काफ़ी दूरी तय कर ली है और आज के इस वीडियो में आप लोग को ऑपरेटर्स के बारे में मैं एकदम अच्छे से बताऊंगा क्या होता है, कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं और सी प्रोग्रामिंग में कोड लिखकर आप लोग को दिखाऊंगा ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इस वीडियो के बाद आप लोग को ऑपरेटर्स में तो कम से कम सी प्रोग्रामिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये वीडियो ऑपरेटर्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। उसी के साथ साथ यार मैं चाहता हूं कि आप लोग इस कोर्स की प्लेलिस्ट को अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में से लेकर एक्सेस कर लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप लोग सीक्वेंस में वीडियोस नहीं देख पाएंगे। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि अरे भाई ये सिर्फ आपने डायरेक्ट ऑपरेटर क्यों बता दिया, डायरेक्ट वेरिएबल क्यों बता दिया, डायरेक्ट की क्यों बता दिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग शुरू से नीचे से लेकर पूरी प्लेलिस्ट को देखें, ऊपर से लेकर नीचे तक देखें पूरी प्लेलिस्ट को। उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में से प्लेलिस्ट उठा लीजिए और उसको बुकमार्क वगैरह करके कहीं पर सेव कर लीजिए। सो गाइस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं आप लोग को एकदम एक एक चीज बताऊंगा ऑपरेटर्स के बारे में। गाइस एक बार आप लोगों ने ऑपरेटर्स को सही से समझ लिया, जैसे कि बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, और भी काफी तरह के ऑपरेटर्स हैं जो इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं, उनको एक बार आपने सही से समझ लिया तो जो लॉजिक अच्छा बनाने वाला प्रोग्रामर है उस तरह के प्रोग्रामर आप लोग बन पाएंगे। और ऐसे प्रोग्रामर्स की डिमांड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑपरेटर्स का कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही रीजन है कि मैंने इस वीडियो में ऑपरेटर्स के लिए इतना ज्यादा टाइम डिवोट किया है। तो मैं आराम से बैठकर लिखकर आप लोग को ऐसा समझाऊंगा कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी डाउट ना रहे आप लोगों के लिए जहां तक ऑपरेटर्स की बात आती है। तो चलो चलते हैं, मैं आप लोगों को सिखाता हूं ऑपरेटर्स के बारे में, क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, कोड लिखकर बताऊंगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया ही था कि विजुअल स्टूडियो कोड के टूल्स है, मैं हाथ के हाथ इंस्टॉल करवाता जाऊंगा चीजें आप लोगों को। इस वीडियो में हम लोग एक एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड से रिलेटेड, तो जरूर देखो कि वो एक्सटेंशन क्या करती है और क्यों हम लोगों ने उसको इंस्टॉल किया है। ऑलराइट गाइस, सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स का डिस्कशन कि सी में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को सी के बारे में बताऊँ, ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी में, इसके बारे में बताऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ एक एक्सटेंशन के बारे में जिसका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ और उसका नाम है कोड रनर एक्सटेंशन, जो कि विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो क्या होता है कि हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा एक बटन जो कि हम दबा सकते हैं। जैसे मान लो मेरा ये विजुअल स्टूडियो कोड की विंडो है, तो यहाँ पर एक बटन मिलता है जिसको दबा के आप लोग का जो प्रोग्राम है वो नीचे टर्मिनल में यहाँ पर रन हो जाएगा। तो यार मैं यहाँ पर ड्राइंग करूँ इससे अच्छा मैं आप लोग को लेकर ही चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और वहाँ देखकर आप लोग को ज़्यादा पता चलेगा, अच्छा लगेगा, और हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद मैं आप लोग को यहाँ पर बोलूँगा क्लिक करें आप एक्सटेंशंस में, और यहाँ पर सिंपली आप लोग लिख दें कोड रनर, और ये कोड रनर एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जुन हैन के नाम से कोई बंदा इन्होंने बनाई है, इसको आप लोग यहाँ पर इनेबल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जिस तरह हम लोगों ने सी प्लस प्लस इंटेलिजेंस को इंस्टॉल किया था उसी तरह बस आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है इसको। एक बार आप इंस्टॉल करेंगे तो रिलोड कर लें, या फिर इसको बंद करके भी आप लोग खोल सकते हो। एक बार बंद करके आप लोगों ने खोल लिया तो यहाँ पर वापस से आप लोग आओ और आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा एक बटन, और वो बटन यहाँ पर क्या है, ये वाला बटन। तो ये बटन आप लोग को मिलेगा देखने को, इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे ये देखो नीचे मुझे जो ये रन करके इसने दे दिया है, ऑटोमेटिकली कंपाइल भी करेगा, रन भी करेगा, सब कुछ करेगा। और बाय एनी चांस 0.001% लोगों के लिए बोल रहा हूँ नहीं करती अगर ये एक्सटेंशन काम, तो जीसीसी तो है ही अपना जिंदाबाद, जीसीसी main.c करना, और उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ए दबा के टैब दबाओगे और आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो कंपाइल और रन ऐसे करोगे मैनुअली तब भी चलेगा, लेकिन ये कोड रनर एक्सटेंशन जो होती है वो आप यहाँ पे आराम से रन कर सकते हो। अब क्या होता है ना, कभी कभी जैसे कोई विंडोज 7 यूज़ कर रहा है या फिर कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स का यूज़ कर रहा है, तो क्या होता है कि उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप विंडोज 10 या विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं और लेटेस्ट वर्जन सारे सर्विस पैक्स इंस्टॉल्ड हैं आपके, तो आप लोग को ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो अब के बाद कभी भी हमें कोड रन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोड रनर एक्सटेंशन का इस्तेमाल करेंगे, इससे हम रन करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या, आ जाएंगे वापस से और बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो मैंने आप लोग को ये कोड रनर के बारे में बताना था, मैंने बता दिया। तो कभी भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो बटन दिखाई देता है, जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आप लोग को ये बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप लोग ना ही सिर्फ सी का कोड, मैं एक जनरली आपको बता देता हूँ, कल आप अगर पाइथन वगैरह में भी प्रोग्रामिंग करते हो तो यहाँ पर आप रन कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो कोड का जो ट्यूटोरियल है वो ये नहीं है, तो मैं उसका जो ट्यूटोरियल बना दूंगा बाद में और आप लोग को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसलिए नीचे कमेंट कर देना वी वांट विजुअल स्टूडियो कोड ट्यूटोरियल, ताकि जब भी मैं बना दूँ आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा कमेंट में। तो यार ये ऑपरेटर होता क्या है, सबसे पहला सवाल आप लोग के पास जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर
क्या चीज़ है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर एक सिंबल है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं कोई भी ऑपरेशन को करने में, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों को एक चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। अब कहीं अब ये चीज़ क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई भी हमारे पास ऑपरेंड्स हैं, जैसे मान लो 3 है और 4 है, इनको अगर मैंने प्लस ऑपरेटर से पास करा दिया तो मुझे 7 मिलेगा। तो ये मेरा एक ऑपरेटर है जो कि दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन करा रहा है। तो ऑपरेटर हमें समझ में आ गया कि ये एक ऐसा सिंबल है जो कि ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो वीडियो रहेगा और ये जो ट्यूटोरियल सीरीज में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऑपरेटर्स के बारे में, उसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे सी में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटर्स की, यानी कि वो ऑपरेटर्स जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास में, हमारे पास होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्या क्या बोल दिया मैंने, सब समझाता हूं एक एक करके। सबसे पहले बताता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं प्लस, माइनस, टाइम्स, डिवाइड और मॉड्यूलस ऑपरेटर। जो ऑपरेटर्स हमको बेसिक अर्थमेटिक करने में मदद करते हैं वो होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब मुझे पता है कि आप लोग को मालूम है कि 3 + 2 होता है, वो होता है 5, और उसी के साथ साथ आप लोग को ये भी मालूम है कि हमारा जो 4 + 3 होता है वो होता है 7। तो यहाँ पर 3 + 4 = 7 हो जाता है, 1 + 2 = 3 हो जाता है, और 1 + 1 = 4 हो जाता है। गलत, 2 होता है। मैं सिर्फ आपका ध्यान चेक कर रहा था। एनीवेज, अब यहाँ पर माइनस यहाँ पर आ गया। माइनस में हम लोग उसी तरह सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, और ये मॉडुलस अगर आप लोग को नहीं पता तो बता देता हूँ। देखो मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है। अगर मान लो मैं करूँ 8% 2, तब क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अगर मैं 8/2 करता हूँ तो इसमें रिमाइंडर आएगा 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 8% 3 करता हूँ तब क्या होगा, अगर मैं 8 को 3 से डिवाइड करूँ तो 3 × 2 = 6, और यहाँ पर 2 मेरा रिमाइंडर आ गया, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर इस मॉड्यूलो ऑपरेटर का, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 2। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर हम इस तरह यूज़ करते हैं। तो चलो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और वहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देखते हैं क्या होते हैं। तो आप लोग की कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वीडियो के हिसाब से तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ctut7 और यहाँ पर .c लिख दूंगा। तो ctut7.c लिख दिया है मैंने। यहाँ पर एक काम और करता हूँ यार, इसको रीनेम कर देता हूँ, और मैं स्पेसेस नहीं रखना चाहता अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा ctuts और यहाँ पर 7 लिख दूंगा। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो पता चल जाएगा कि यार ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो 7वां ट्यूटोरियल है उसके लिए बनाया जा रहा है। तो मैं लिखूँगा #include stdio.h, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब मैं यहाँ पर कोड लिखूँगा अपना, और कोड में मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा int a b और a और b लिख देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, लिखूँगा a = 34 मान लो, और b = 6। तो 34 और 6 के बीच में हम लोग सारी की सारी कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ पर वाइट स्पेसेस को थोड़ा सा कंसिस्टेंट बना देता हूँ ताकि आप लोग को ईजिली यहाँ पर दिखे। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा printf, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ a + b = और यहाँ पे लिख देता हूँ %d। अब मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा %d, तो मेरा परसेंट होता है 5 के ऊपर, %d मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, लिख दूंगा a + b। तो मैंने इस्तेमाल किया अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसका नाम था प्लस। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में शॉर्टकट्स बना रखे हैं, और मैं Ctrl+D दबाऊंगा। Ctrl+D दबाकर क्या होगा कि रेप्लिकेट हो जाएगा। उसी के साथ साथ मैं ऑल्ट दबा के जब मल्टीपल कर्सर्स को यूज़ करना चाहूँगा तब मैं कर सकता हूँ। ऑल्ट दबा के जहाँ क्लिक करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड में वहाँ मल्टीपल कर्सर्स बन जाएंगे। बैकस्पेस लगा के यहाँ पर माइनस बनाऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे करूँगा, बैकस्पेस लगा के स्टार बनाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पर नीचे करके बैकस्पेस दबा के मैं क्या करूँगा, स्लैश बना दूंगा। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्लैश बनाने के बाद इसको Ctrl से सेव कर दूंगा, और कोड रनर एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके इसको रन करूँगा। और जैसे ही मैं ऐसा करूँगा, ये देखो आगे a + b = 40। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने की है, मैंने यहाँ पर बैकस्लैश नहीं लगाया वापस से, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली \n लगाऊंगा, और यहाँ पर मुझे मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ कर लेना चाहिए था, तो मैं कोई बात नहीं अब वापस से कर लूँगा। तो मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर \n लिख दूंगा, और उसके बाद Ctrl से सेव करूंगा। और यहाँ पर मैं जैसे ही प्ले पे क्लिक करूंगा, प्ले कह लो इसको, यहाँ पर रन कह लो, तो देखो यहाँ पर ये इसने मल्टीप्लाई करके मुझे दे दिया है। a/b इसने मुझे 5 बताया, a*b इसने 205 बताया है, a - b इसने 28 बताया, a + b 40 बताया है। तो मैंने इसको उल्टा पढ़ा है, लेकिन आप लोग सीधा पढ़ लो, a + b, a - b × b, a/b। तो ये हमारे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। और यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो कोड का मल्टी कर्सर चमक रहा है, इसको मैं थोड़ा सा शांत कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग को मैं बताता हूँ कि अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर b को फ्लोट बना देते हैं। तो थोड़ा सा गेम को चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फ्लोट b लिख दूंगा। और अगर मैं b को फ्लोट बना दूंगा और उसी के साथ साथ मैं इसको
3 4 कर दूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और इसको जैसे ही रन करूंगा तब आप लोग देखना कि यहाँ पर कुछ अजीब सी वैल्यूज़ आ रही हैं। क्योंकि वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर परसेंटेज डी यूज़ किया हुआ है, मुझे परसेंटेज एफ यूज़ करना चाहिए। क्योंकि एक इंटीजर और एक फ्लोटिंग पॉइंट के बीच में अगर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लगाते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट वाला रिजल्ट आता है। तो परसेंटेज एफ लगा के जैसे ही मैं अपनी इस एक्सटेंशन का यूज़ करूँगा कोड रनर का, मैं सिंपली यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ, प्ले में कहूँगा इसको रन कोड को। तो यहाँ पर देखो आप लोग कि a प्लस बी की वैल्यू आ गई है, मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू आ गई है, उसी के साथ साथ a मल्टीप्लाई बी की आ गई है, a डिवाइडेड बाई बी की भी आ गई है। अगर मैं वापस से कंट्रोल Z दबाऊँ यहाँ पर, तो मैंने कंट्रोल Z दबाया, वापस से इसको इंट बना दिया है और मैं इसको जैसे ही रन करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इसने 5 बता रहा है, लेकिन 6 5 जो तो 30 होता है, तो ये 34 डिवाइडेड बाई 6 को 5 क्यों बता रहा है। तो ऐसा होता है कि जो हमारा C में डिवाइडेड बाय ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, वो एक इंटीजर ही रिटर्न करना है उसको, तो वो 5 पॉइंट समथिंग रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि दो इंटीजर के बीच में जब अरिथमेटिक ऑपरेटर काम करेगा तो उसका रिजल्ट एक इंटीजर ही आएगा। और उसने एक जो इसका रिजल्ट दिया है उसने इंटीजर ही दिया है और उसने कोई गलती नहीं की अपनी तरफ से। हमें अगर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए तो हमें या तो इन दोनों में से किसी एक ऑपरेंड को फ्लोटिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स को ही फ्लोटिंग पॉइंट बना के रखना पड़ेगा और उसके बाद जो रिजल्ट है उसको भी फ्लोटिंग पॉइंट में देना पड़ेगा। तो ये चीज़ों की समझ आप लोग को होनी चाहिए और जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम्स लिखते जाएंगे आगे, इस चीज़ की समझ आप लोग की और बढ़ती जाएगी। और बात करूँ आगे सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स की, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल्स टू ये चेक करने के लिए होता है कि क्या दो वैल्यूज बराबर हैं या नहीं है। हम लोग अभी कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखेंगे, वहां पर हम लोग देखेंगे कि जब हम इफ स्टेटमेंट्स यूज करेंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी इक्वल्स टू की। अब होता क्या है कि अगर मान लो मैं a इक्वल्स टू b लिखता हूं और a मेरा 1 है, b मेरा 1 है, तो क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। और उसी के साथ साथ अगर ये वैल्यू कुछ और होती, मान लो 1.1 होती, तो ये फॉल्स रिटर्न करता। तो एक 0 1 वेरिएबल होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग इफ स्टेटमेंट्स के अंदर करते हैं। उसी के साथ साथ हमारा नॉट इक्वल्स टू होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है और लेस देन और इक्वल टू होता है। इसका प्रैक्टिकल आप लोग को अगर मुझे दिखाना पड़े तो मैं आप लोग को विजुअल स्टूडियो कोड में लेके चलता हूं। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और यहाँ पर मैं करूंगा क्या, a इक्वल्स टू बी लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया, a इक्वल्स टू बी लिख दिया और मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पर अपने प्रोग्राम को रन करूंगा और आप लोग देखो क्योंकि a b के बराबर नहीं है इसलिए इसने 0 रिटर्न किया। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर 34 लिख देता हूँ और उसके बाद अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, मैंने F3 शॉर्टकट बना रखा है अपने प्रोग्राम को रन करने का, तो आप लोग देखो यहाँ पर ये 1 रिटर्न कर रहा है। तो हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है उसका काम यही होता है। अब मैं क्या करूंगा, वापस से आऊंगा और आप लोग को बताऊंगा तीसरे तरह के ऑपरेटर्स के बारे में। तीसरे तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास होते हैं एंड। इसमें क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तब ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, उनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो एंड जैसे कि नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है कि ऐसा भी एंड ऐसा भी, तो ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, तब जो ओवरऑल वैल्यू है वो ट्रू होगी, वरना ओवरऑल वैल्यू फॉल्स हो जाएगी अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो गई। तो आप कहते हैं ना कि मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, यानी कि दोनों चाहिए मुझे तभी ट्रू है वरना फॉल्स है। तो मैं आप लोग को इसका एग्जांपल अभी दूंगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। उसी के साथ साथ हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर होता है। गाइस मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर इस पॉइंट पर नोट्स ले लें और नोट्स लेना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लॉजिकल और ऑपरेटर हमारे पास होता है, अगर कोई भी ऑपरेंड नॉन जीरो है तब क्या होता है, कंडीशन ट्रू हो जाती है। नॉन जीरो का मतलब कि वो ट्रू है। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 और उसके बाद और लगा के 0 लिखता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गई अगर, तो इसको ट्रू कर दो। उसके बाद आता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर जो कि उल्टा कर देता है, 1 का 0 बना देगा, 0 का 1 बना देगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की ट्रुथ वैल्यू को मुझे उल्टा करना पड़ गया, तब मैं इन लॉजिकल ऑपरेटर्स में से नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। अब ये एंड और नॉट के बारे में आप लोग को विजुअल स्टूडियो कोड में चलकर भी दिखा देता हूं। तो मैं आ चुका हूं यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और अगर मैं यहाँ पर कुछ इक्वल्स टू की जगह मैं यहाँ पर लिख दूं a एंड b और उसके बाद इसको रन करूं, तो आप लोग देखो a एंड b में a और b दोनों की वैल्यू ट्रू थी। कोई भी अगर इंटीजर वैल्यू होती है तो वो ट्रू मानी जाती है। तो इसने क्या किया, मुझे 1 रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर मैं इनमें से कोई भी एक वैल्यू को 0 बना देता हूँ और उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये देखो ये फॉल्स हो गई। लेकिन 0 के साथ अगर मैं इसको 5 बना देता हूँ तो ये देखो ये ट्रू हो गई। तो दोनों वैल्यूज अगर मेरी यहाँ पर ट्रू होंगी
तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन और में ऐसा नहीं है, और कहता है कि दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाए मैं ट्रू हो जाऊंगा। तो मैं इसको देखो आप लोग को दिखाता हूँ, दोनों में से एक वैल्यू ट्रू है तो इसने 1 रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ में 0 कर देता, यानी कि बी को भी मैं 0 कर देता, तब क्या होता, तब आप लोग यहाँ पर फोकस करना, ये प्लस नहीं है यहाँ पर, ये और है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख रहा हूँ इसको, तो आप लोग जो है उसको एडजस्ट कर लेना। ए और बी मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ तो वो 0 आ रहा है, देखो, क्योंकि दोनों 0 हैं। और द मोमेंट मैं इसको 40 बना देता हूँ, ये देखो यहाँ पर 1 आ गया, ए और बी की वैल्यू 1 आ गई। उसी की तरह नॉट ऑपरेटर होता है, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ नॉट ऑफ बी, तो मैं अगर कुछ ऐसे इसको प्रिंट करूं तो आप लोग देखो नॉट ऑफ बी जो है वो 1 आ रहा है, क्योंकि बी 0 था। लेकिन अगर मैं बी में कोई वैल्यू दे दूं तो क्या होगा, तब नॉट ऑफ बी की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि उसकी ट्रुथ वैल्यू अभी 1 है। तो मैं आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं, और ये बिट वाइज ऑपरेटर्स बिट्स पे काम करते हैं। तो जैसे मान लो मैं 2 और 4 पे इन ऑपरेटर्स को लगाना चाहता हूँ, मान लो कोई भी बिट वाइज ऑपरेटर है, एंड, अभी बताता हूँ ये एंड क्या करता है। मान लो 2 और 3 के बीच में मैं इनको लगाना चाहता हूँ, इस एंड ऑपरेटर को। अब इस बात को आप ध्यान से सुनना, 2 बाइनरी में क्या होता है और 3 बाइनरी में क्या होता है। हमारा 0 बाइनरी में होता है 0 0, 1 बाइनरी में होता है 0 1, 2 बाइनरी में होता है 1 0, और 3 बाइनरी में होता है 1 1। ठीक है, ये हमारे इनके बाइनरी इक्विवेलेंट्स मैंने लिख दिए। 2 का ये ले लेगा बाइनरी, ये इसको कुछ इस तरह पड़ेगा 1 0, और उसके बाद ये लिख देगा यहाँ पर 1 1, और इसमें एंड ऑपरेटर लगाना है इसको। तो अब ये क्या करेगा, 0 और 1 का एंड करेगा। 0 और 1 का एंड क्या हो जाएगा, 0 और 1 का एंड हो जाएगा 0, क्योंकि एंड को चाहिए होती है दोनों वैल्यू सच, इसमें से एक वैल्यू फॉल्स हो गई तो 0। और 1 और 1 का एंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए 2 और 3 का एंड आएगा 1 0, और मैं आप लोग को ये विजुअल स्टूडियो कोड में ले जाके दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ 2 और 3 का एंड, यानी कि मैं 2 लिख देता हूँ ए को सबसे पहले, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर बी को लिख देता हूँ 3। अब मैं क्या करूँगा, आप लोग को ए और बी का एंड दिखाऊंगा। तो अगर मैंने ए और बी का एंड किया यहाँ पर, तो आप लोग देखो ए और बी का एंड 2 आ रहा है। 2 कैसे आ रहा है, 2 इसलिए आ रहा है ए और बी का एंड, क्योंकि 1 0 जो होता है वो 2 होता है। तो ये सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद बाइनरी में कन्वर्ट करके एक एक बिट पे काम करेगा। इसका नाम बिट वाइज ऑपरेटर इसीलिए है क्योंकि ये बिट बाय बिट काम करता है। अब यहाँ पर मैंने 2 और 3 आप लोग को आसानी के लिए बता दिया। अब आप लोग किसी बड़े नंबर को भी बाइनरी में कन्वर्ट करके उस पर बिट वाइज ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो अब मैं आप लोग को थोड़ा बिट वाइज ऑपरेशन बता देता हूँ। अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो ए एंड बी, यानी कि दोनों, एंड क्या होता है, उसको दोनों वैल्यू सच चाहिए होती हैं। सच नहीं है दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं, इसलिए 0 आ गया। ए और बी को क्या होता है, कोई भी एक वैल्यू सच हो गई तो ये 1 हो जाएगा। सच मतलब 1, झूठ मतलब 0, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ पर ए और बी की वैल्यू भी 0 हो गई। उसी के साथ साथ ए एक्सक्लूसिव और बी होता है हमारे पास। अब ये ए एक्सक्लूसिव और क्या होता है, एक्सक्लूसिव और का मतलब कि दोनों में से कोई एक सच होनी चाहिए और एक झूठ होनी चाहिए। उसको एक सच भी चाहिए, एक झूठ भी चाहिए। तो यहाँ पर उसको एक सच तो मिला ही नहीं, इसलिए वो 0 हो गया। एक्सक्लूसिव और का मतलब कि ए और बी, यानी कि ए में से एक 1 हो और कोई भी एक 0 हो, तब वो 1 हो जाएगा, वरना वो 0 होगा। जैसे कि 0 0 में ये 0 हो गया, 0 1 में भी 1 हो जाएगा, और 1 0 में भी 1 हो जाएगा, लेकिन 1 1 में 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सक्लूसिव नहीं है और दोनों वैल्यू सच हो गई हैं। इनमें से एक वैल्यू सच और एक वैल्यू झूठ चाहिए होती है, सिंपल सी बात ये है। तो ये ऑपरेटर को एक वैल्यू सच और एक वैल्यू झूठ चाहिए, तब 1 होगा, वरना 0 हो जाएगा। तो ये ज़ोर ऑपरेटर होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। एंड और तो आप लोगों को समझ में आई क्या होगा। 0 और 1 का अगर एंड कराया जाए तो 0 आएगा, लेकिन 0 और 1 का और कराया जाए तब 1 आएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी एक वैल्यू सच हो गई। उसी के साथ साथ एक्सक्लूसिव और वाली कंडीशन भी सच हो गई कि एक वैल्यू सच और एक वैल्यू झूठ, तो यहाँ पर ये 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक्सक्लूसिव और जो होगा 1 1 के लिए वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको एक 0 भी चाहिए होता है एक्सक्लूसिव और को, लेकिन एंड भी 1 और भी 1, ठीक है। इसी के साथ साथ 1 0 का 0 1 जैसा ही रिजल्ट रहेगा, 0 1 1, यानी कि ए एंड बी 0, ए और बी 1, और यहाँ पर ए और बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सिंपल से हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स थे। ये नंबर को पहले बिट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उनके ऊपर काम करते हैं। तो ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर हो गया। अब हमारे पास कुछ और बिटवाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा बिटवाइज ऑपरेटर्स को आप लोगों को समझाऊंगा तो मैं बूलियन अलजेब्रा में चला जाऊंगा, और मैं बूलियन अलजेब्रा वाले डोमेन में अभी नहीं जाना चाहता। तो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के बारे में, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में, और बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। लेकिन ये आपके हार्डली यूज़ होने वाले हैं, और बस आप लोग को इनके साइन आप लोग पता कर लो कि भाई ये होता है बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, उसी के साथ साथ ये होता है हमारा बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये होता है हमारा
बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर, इतना अगर आप लोग को पता है तो उतना काफ़ी है अभी एज अ बिगिनर। आप लोग जब तक बूलियन अलजेब्रा में ज़्यादा काम नहीं करते हैं, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग इतना ही रखें, इतना आप लोग के लिए काफ़ी है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा मैंने इसलिए बोला कि असाइनमेंट ऑपरेटर हम ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, हम लोग ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। कोई भी हम प्रोडक्शन लेवल का सी प्रोग्राम लिखेंगे उसमें ये असाइनमेंट ऑपरेटर से ये इस्तेमाल होने ही होने हैं। अब सबसे पहले इसमें आता है इक्वल टू ऑपरेटर, जो कि हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं यार। जब मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 7 सेमी कॉलन, तब यहाँ पर मैंने इसको इस्तेमाल किया, असाइनमेंट ऑपरेटर को मैंने इस्तेमाल किया। ये क्या करता है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वैल्यू असाइन कर देता है राइट साइड की लेफ्ट साइड को, यानी कि 7 वैल्यू दे देगा ये a के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। उसके बाद होता है हमारा ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको कहते हैं ऐड एंड असाइनमेंट, यानी कि ऐड करेगा फिर असाइन करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है, मैंने ये लिखा मान लो और सेमीकोलन लगा दिया। अब ये a की वैल्यू 7 थी पहले, तो क्या करेगा, a में 1 जोड़ देगा। तो ये क्या करेगा, एक ऐड कर देगा सबसे पहले नंबर में, फिर असाइन कर देगा। तो अब हो जाएगी a की वैल्यू मेरी 8, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसी के साथ साथ हमारे पास होता है सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, पहले सब्ट्रैक्ट करेगा फिर असाइन कर देगा। उसी के साथ साथ हमारे पास स्टार इक्वल्स टू होता है और डिवाइड इक्वल्स टू होता है। ये स्टार इक्वल्स टू मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट है और डिवाइड इक्वल्स टू हमारे पास डिवाइड एंड असाइनमेंट है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है किस तरह इस्तेमाल करते हैं मैं आपको आगे प्रोग्राम बना के भी सिखाऊंगा, तो आप लोग को इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। सब की जो टेक्निकलिटीज़ है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, प्रोग्राम्स लिखेंगे अच्छे अच्छे। इसके बाद हमारे कुछ और मिसलेनियस ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी बात मैं करना चाहूँगा। एक तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर होता है, जो कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था। वो क्या करता है, साइज़ रिटर्न कर देता है वेरिएबल का एक गिवन आर्किटेक्चर में। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं साइज़ ऑफ ए लिखूँ, एक इंटीजर है, तो क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा इंट साइज ऑन दैट आर्किटेक्चर। कोई ऐसा नहीं है कि 4 रिटर्न करेगा या 2 रिटर्न करेगा, ऐसे याद नहीं करना है आपको। उस आर्किटेक्चर पे, उस मशीन पे कितना ले रहा है इंट, वो वैल्यू ये रिटर्न करेगा। उसी के साथ हमारे पास एम्परसेंड ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। फिर उसके बाद ये पॉइंटर होता है, पॉइंटर्स की बात बहुत ढंग से करेंगे। इसके बाद ये कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आगे के वीडियो के लिए आप लोग छोड़ दो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जब तक मैं आपको पॉइंटर नहीं बताऊंगा तब तक मैं आप लोग को इस ऑपरेटर के बारे में नहीं बता सकता। जब तक मैं आप लोग को यहाँ पर स्कैनएफ के बारे में मैंने आप लोग को बताया, तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मैंने आप लोग को बता ही दिया है ऑलमोस्ट, लेकिन इसके बारे में पॉइंटर्स जब पढ़ेंगे तो और एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद कंडीशनल एक्सप्रेशन जब मैं इफ एल्स बताऊंगा तब बताऊंगा। तो ये 3 चीज़ें जो है आप लोग होल्ड पे रख दो, बस आप लोग इनका मतलब समझ लो क्या होता है, ठीक है। और मैं इनके बारे में आगे बात करूंगा, बस आप लोगों को बताना चाहता था कि ये मिसलेनियस ऑपरेटर्स होते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे ऑपरेटर्स के गेम में, सी प्रोग्रामिंग के अंदर, वो है ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस। कि यार अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 + 2 × 3, अगर मैंने इसको मैथ्स में लिख दिया तो क्या होगा, हम बॉड मैथ्स रूल अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सबट्रैक्ट। तो बॉड मैथ्स रूल तो हम सबने पढ़ा था बचपन में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा या फिर आप भूल भाल गए तो मैं बता दूं, ये हमारा ऑर्डर होता है। सबसे पहले ब्रैकेट खुलता है, फिर उसके बाद ऑफ होता है, वो खुलता है, उसके बाद डिवाइड होता है, वो खुलता है, उसके बाद मल्टीप्लाई है, फिर ऐड, फिर सबट्रैक्ट। अब यहाँ पर हम जब सी में होते हैं हम ये टेबल को फॉलो करते हैं। अब ये टेबल मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोग को रटना है, आप लोग बस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और उसी के साथ साथ अगर आप लोग काम करते हैं बाइनरी वगैरह के अंदर और उन सब चीज़ों के अंदर, तब आपको नीचे वाली चीज़ें देखनी है। ली तो आपके लिए इतने, ये जो 2 चीज़ें ये बस आप लोग दिमाग में रख लें और शिफ्ट ऑपरेटर्स को दिमाग में रख लें, आप लोग के लिए चलेगा। तो ये 4 जो है, ये अगर आप इतना याद रख लेते हैं, वो भी आप लोग को मैं कहूँगा याद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद याद हो जाएगा जैसे जैसे आप प्रोग्राम लिखेंगे, तब उतना काफ़ी है। और ये पूरी टेबल तो याद आपको नहीं करनी है, एक बार आप देख लोगे तो आपके दिमाग में रहेगी। इसलिए मैं कहूँगा इसको एक बार आप लिख लो और आप लोग जो है इसको नोट डाउन करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। अब ये टेबल यूज़ कैसे करना है, मान लो किसी ने लिख दिया यहाँ पर printf %d 1 + 2 * 3, तब आप लोग इस टेबल में देखोगे कि प्लस कहाँ पर है, प्लस कहाँ पर है, प्लस कहाँ पर है, प्लस मेरा यहाँ पर है, ये आ गया मेरा प्लस। और उसी के साथ साथ फिर आप क्या करोगे, आप देखोगे कि माइनस कहाँ पर है, ठीक है, माइनस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई कहाँ पर है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर है। तो मेरा मल्टीप्लाई ऊपर है तो मल्टीप्लाई पहले खुल जाएगा, तो ये पहले खुल जाएगा, तो मैं इसको 1 + 6 बना दूंगा। फिर उसके बाद प्लस नीचे है मेरा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 7। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + 2 - 3, 1 + 2 - 3 लिखा हुआ है, तब पहले किसका नंबर आएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखो प्लस और माइनस का सेम प्रेसिडेंस है, लेकिन अगर मेरी प्रेसिडेंस खत्म हो गई है, मैं एसोसिएटिविटी देखूंगा, मैं कहूँगा लेफ्ट से राइट में जाएगा। तो जो लेफ्ट वाला है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, तो प्लस वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो 1 + 2 - 3 हो जाएगा 3 - 3,
जो कि मेरे पास हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग कहोगे कि यार माइनस पहले खोल लो या प्लस पहले खोल लो, बात वही है, लेकिन और जो बाकी के ऑपरेटर्स हैं उनमें क्या होता है कि ये चीज़ जो है हमेशा ट्रू होल्ड नहीं करती है। इसीलिए मैं कहूँगा सबसे पहले आप लोग क्या करें, इस टेबल में देखें ऊपर कौन है, तो इस टेबल में जो सबसे ऊपर है वो सबसे पहले खुलेगा, और इस टेबल में जो सबसे नीचे है वो क्या होगा, वो सबसे बाद में खुलेगा। और इस टेबल में अगर हमको कुछ ऐसा मिलता है कि भाई दोनों बराबर हैं, तब क्या होगा, तब दोनों के दोनों जो है हम लोग इक्वल प्रेसिडेंस देंगे। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर है वो सबसे पहले खुलेगा, उसके बाद हम नीचे को बढ़ेंगे और देखेंगे बाकी के ऑपरेटर्स हमारे कहाँ पर हैं। और द मोमेंट हमको ऑपरेटर्स एक ही पोजीशन में मिल जाते हैं, या फिर जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, ये वाला मुझे हाईलाइट करना चाहिए, तब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा और उसके हिसाब से इसको रैंकिंग्स दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ ये एसोसिएटिविटी समझ में आ गई होगी आप लोग को, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप सी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है वो हम लोग एक तो सर्च करके आप लोग गूगल पे या फिर अपने नोट्स को देखकर आप लोग देख सकते हो। इसीलिए एक प्रोग्रामर अच्छा बनने के लिए आप लोग को ऑपरेटर प्रेसिडेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आप लोगों के लिए सेफली आपको बोल सकता हूँ। आप लोग को लॉजिक बनाना आना चाहिए, आप लोग फोकस करो लॉजिक बनाने में। तो एक बार और एसोसिएटिविटी की परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एसोसिएटिविटी ऑफ एन ऑपरेटर is a property that determines how operators of the same precedence are grouped in the absence of parentheses। ये बात याद रखना, absence of parentheses। अगर parentheses या लगा भी दी तब क्या होगा, वो पोस्टफिक्स ऑपरेटर बन जाएगा और वो सबसे पहले खुलेगा। parentheses तो सबसे पहले आ रही है, तो इसीलिए मुझे parentheses और ये सारे जो ब्रैकेट्स हैं इनको सबसे पहले खोलना है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा नीचे को। और अगर मुझे एक ही डब्बे में दिखती है कोई चीज़, तब मैं एसोसिएटिविटी को चेक करूंगा, जैसे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। जरूरी नहीं है हमेशा लेफ्ट टू राइट रहे, राइट टू लेफ्ट भी है देखो यहाँ पर, तो वो एसोसिएटिविटी में देखूंगा। तो ये टेबल जो है आप लोग को रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये आपके नोट्स में होनी चाहिए। या तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट्स लेके प्रिंट आउट निकलवा लेना, या फिर आप क्या करना कि इनके नोट्स ले लेना, आराम से वीडियो को पॉज करके आप लिखो बैठ के। मैं तो ये कहूँगा आप लोगों से, तो यार आप लोग लिखोगे अगर तो आप लोग की प्रैक्टिस होगी, जितना लिखोगे उतना दिमाग में घुसेगा। तो ये सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए। 2-3 प्रोग्राम लिखोगे तो आप लोग को खुद ही याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यार आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, ऑपरेटर क्या होते हैं, और किस तरह के ऑपरेटर्स किस किस काम में आते हैं। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं, यहाँ पर हम लोगों ने बात की हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। आपको ये यूजलेस लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी हम लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने में कुछ प्रोग्राम्स की बिटवाइज ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है फटाक से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ये मैं आप लोग को एल्गोरिथम्स की सीरीज में बताऊंगा। अभी के लिए मैं बस ये कहूँगा कि आप लोग सी प्रोग्रामिंग पर फोकस करके प्रैक्टिस करो, और जितने प्रोग्राम्स में बनवा रहा हूँ जैसे जैसे उनको आप लोग बार बार बनाओ, और वीडियोस को भी आप बार बार देखो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सो गाइस मैं आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और आप लोगों ने अच्छे नोट्स लेके ऑपरेटर्स को सही से समझ लिया होगा। उसी के साथ साथ यार मैं चाहता हूं कि आप लोग इस कोर्स की प्लेलिस्ट को अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में से लेकर एक्सेस कर लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप लोग सीक्वेंस में वीडियोज़ नहीं देख पाएंगे। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि अरे भाई ये सिर्फ आपने डायरेक्ट ऑपरेटर क्यों बता दिया, डायरेक्ट वेरिएबल क्यों बता दिया, डायरेक्ट की क्यों बता दिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग शुरू से नीचे से लेकर पूरी प्लेलिस्ट को देखें, ऊपर से लेकर नीचे तक देखें पूरी प्लेलिस्ट को। उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में से प्लेलिस्ट उठा लीजिए और उसको बुकमार्क वगैरह करके कहीं पर सेव कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे इस कोर्स को कंप्लीशन तक ले जाने में। इस कोर्स को अभी मुझे काफी आगे तक लेके जाना है। मैं जल्दी आप लोग को अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस और क्विजेस देने वाला हूं, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहना। आप लोग को बिना कोड लिखवाए मैं इस कोर्स में जाने नहीं दूंगा इस तरह से, इसीलिए आप लोग इस कोर्स में बने रहे। और इस कोर्स को अगर सीरियसली आप लोग कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग को वो क्विजेस और एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। और मैं आशा करता हूं कि आप में से किसी को भी उसका एतराज नहीं होगा, आप लोग सब लोग सही से एक्सरसाइजेस और क्विजेस को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सारे के सारे डाउट्स कमेंट्स में मुझे डाल के बताना, मैं आप लोग का रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।